भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान और सुभाष चंद्र बोस। कौन नहीं जानता कि ये कितने बड़े देशभक्त थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन महान देश प्रेमियों के प्रेरणा स्रोत कौन थे? वीर सावरकर। जी हाँ, सही सुना आपने, विनायक दामोदर सावरकर। एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में बोलने के लिए मेरे पास आज अल्फाज भी कम पड़ रहे हैं। फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनके बारे में आपको अवगत कराऊं, जिनका नाम माफीनामे के लिए या गांधी हत्याकांड में विवादों में रहता है, लेकिन उनके वास्तविक जीवन में जब हम झांक के देखेंगे तब पता चलेगा कि वो क्या हस्ती थे। आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति आर्या। इस वीडियो के अंत तक आपको खुद पता चल जाएगा कि वीर सावरकर नायक थे या खलनायक। तो चलिए जानते हैं शुरू से उनके जीवन के बारे में। इनका जन्म नासिक के भागुर गांव में 28 मई 1883 को हुआ। इनके पिता दामोदर सावरकर और माँ राधाबाई ने इनका बहुत ही अच्छे संस्कारों के साथ लालन पालन किया था। इनकी माँ बचपन से ही इनको शिवाजी की, गुरु गोविंद सिंह जी की देशभक्ति की कहानियां सुनाया करती थी, जिससे बचपन से ही इनमें त्याग, बलिदान और देश प्रेम की भावना कूट कूट के भर गई थी। इनके बड़े भाई गणेश, जिनको बाबा राव भी बोलते थे, और छोटे भाई नारायण, ये भी बड़े देश प्रेमी थे। दुर्भाग्यवश इनके माता पिता की मृत्यु काफी पहले हो गई थी, जिससे सभी भाई बहनों की जिम्मेदारी इनके बड़े भाई बाबा राव पर आ गई थी। सावरकर बाबा राव से काफी प्रभावित रहते थे। सन 1900 में सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना की, जिसमें सारे सदस्य मिलकर हिंदू पर्व जैसे दिवाली, शिवाजी की जयंती, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती, गणेश चतुर्थी आदि पर्व मनाया करते थे। उस समय ब्रिटिश राज में खुलकर अपने पर्व और उत्सव मनाना भी बहुत बड़ी बात थी। सन 1902 में फर्ग्यूसन कॉलेज, जो पुणे में है, उसमें इन्होंने बीए में दाखिला लिया। इसी दौरान इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट पर भाग लिया, जिसके तहत सारी ब्रिटिश चीजों को होलिका दहन कर दिया जाता था। 1904 में इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले सावरकर ने उठाई थी। इसी दौरान कांग्रेस भी दो भागों में बंट जाती है, नरम दल और गरम दल। नरम दल का प्रतिनिधित्व गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, जबकि गरम दल का लाल बाल और पाल। सावरकर गरम दल के साथ थे, क्योंकि इनकी विचारधारा महात्मा गांधी से एकदम विपरीत थी। बीए के बाद सावरकर स्कॉलरशिप में लॉ पढ़ने के लिए लंदन जाते हैं। ये एक बहुत मेधावी छात्र थे। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से इनको वकालत करने पर भी रोक लगा दी गई थी। लंदन में ही इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना की। 1909 में इन्होंने इसको छपवाया। यह बुक पहले मराठी में 1857 चे स्वातंत्र समय के नाम से प्रकाशित की गई। फिर इसके बाद इसका हिंदी और अंग्रेजी संस्करण भी छपवाया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में ऐसी बुक छपवाना बैन था, इसलिए सावरकर ने बड़ी होशियारी के साथ इसको पब्लिश कराने के लिए मैडम भीखाजी कामा के पास भेज दिया, जिन्होंने बड़ी चतुराई से इसको नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी में पब्लिश करा दिया, जिससे यह बुक सभी जगह फैल गई और इसको क्रांतिकारियों की गीता कहा जाने लगा। इससे पहले तक 1857 की क्रांति को सिर्फ एक सैनिक विद्रोह माना जाता था, लेकिन वीर सावरकर की गहन रिसर्च के बाद जो यह 4 भाग में लिखा गया ग्रंथ था, उसने साबित कर दिया था कि 1857 से ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका था। इस पुस्तक की प्रतियों को भगत सिंह और बोस ने भी छपवा के बंटवाया था। यह सब देखकर अंग्रेज सरकार बौखला गई थी। उनको सावरकर एक बड़ा खतरा दिख रहे थे, जिससे वो घात लगाए बैठे थे। 1909 में जब सावरकर के एक सहयोगी मदन लाल धींगरा ने एक अंग्रेज सर विलियम हट कर्जनवाइल को गोली मार दी, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, तो उस हत्याकांड में सावरकर और उनके बड़े भाई सहित 37 लोगों को गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया जाता है। उस समय सावरकर लंदन में थे। उनको पानी के जहाज से लाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही वो समुद्र में कूद जाते हैं और मीलों तैरने के बाद किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश घायल हो जाने की वजह से वो पकड़े जाते हैं। इतिहास में पहली बार किसी क्रांतिकारी पर हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा मुकदमा चलाया जाता है, जिसके तहत इनको 2 बार आजीवन कारावास यानी 50 साल की काला पानी की सजा सुनाई जाती है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेज इनसे कितने भयभीत थे। 4 जुलाई 1911 इतिहास का वह काला दिन इनको सेलुलर जेल भेज दिया जाता है।
जाता है। अंडमान निकोबार में स्थित यह जेल किसी नरक से कम नहीं थी। इस जेल में 15x8 फीट की 698 सेल थी। इनको सेल नंबर 52 में रखा गया था। जेल में सभी कैदी नारकीय जीवन जीने को बाध्य थे। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। जिन पर बीती वही सावरकर अपनी बुक में लिखते हैं कि सुबह 5 बजे उठाकर बंद कमरे के अंदर नारियल का तेल निकालने वाला कोल्हू चलवाया जाता था। कोल्हू चलाना इतना कठिन होता है कि बड़े बड़े पहलवान भी आधा चक्कर घुमाने में टूट जाते थे और बाकी का आधा चक्कर लगाने के लिए उन्हें कोल्हू के डंडे में लटकना पड़ता था, तब जाकर एक चक्कर पूरा होता था। और अगर गलती से कोल्हू रुक गया तो पीछे खड़े अंग्रेज सिपाही उनके ऊपर कोड़ों की बरसात कर देते थे। खाने की छोड़िए, पीने के लिए ऐसी भीषण गर्मी में भी सिर्फ 2 कटोरी पानी दिया जाता था। कैदियों को लगातार खड़े रहने पर मजबूर किया जाता था। यहाँ तक कि शौच भी खड़े खड़े करना होता था, वो भी सिर्फ 2 बार। उसके लिए भी कैदियों को अंग्रेज सैनिकों से मिन्नतें करनी पड़ती थी। कई बार उन अंधेरी कोठरियों में ही उनको मलमूत्र त्याग करना पड़ता था और वो उसी दुर्गंध में रहने को बाध्य थे। कई कैदी जो अधिकतर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही थे, उनको फांसी लगते सावरकर अपने कमरे से देखते थे। कई कैदी जो टूट जाते थे वो आत्महत्या कर लेते थे। लेकिन ऐसे नरक में भी वीर सावरकर ने अपने मन में स्वतंत्रता की अलख को बुझने नहीं दिया और वो दूसरे कैदियों को भी प्रोत्साहित करते थे। सभी कैदी इनसे बहुत प्रेम करते थे और उनको बड़ा बाबू या बाबू नंबर 7 कहकर संबोधित करते थे। वहीं जेल के अफसर इनसे डरते थे। उन्होंने उनके कपड़ों पर डी अर्थात डेंजरस लिख दिया था। वो इनको बम गोला नंबर 7 भी बोलते थे। वीर सावरकर ने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी प्रतिभा और पढ़ने लिखने के शौक को भी जीवित रखा। ये बहुत ही अच्छे कवि और लेखक थे। इन्होंने सेलुलर जेल, जिसको काला पानी भी बोलते थे, की दीवारों को ही अपना कागज बना लिया और पत्थर की कलम, कोयला जो भी इन्हें मिला उससे इन्होंने 6000 से भी ज्यादा कविताएं वीर रस की लिखी। और इतना ही नहीं, इन्हें कंठस्थ भी किया, जिससे अंग्रेज सरकार इन्हें मिटा न सके। सावरकर जानते थे कि जिंदा रहकर ही वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं। चूंकि वो गुरिल्ला नीति से भी प्रभावित थे, तो वो जानते थे कि जब शत्रु ज्यादा शक्तिशाली हो तो उसे बुद्धि से ही हराया जा सकता है। आगे की लड़ाई के लिए उनका जेल से निकलना जरूरी था। इसीलिए जब जब अंग्रेज सरकार ने मौका दिया, उन्होंने दया याचिका की अर्जी दी। बाद में उन्होंने बोला भी था कि ये मेरी रणनीति का एक हिस्सा थी। उनके बड़े भाई गणेश उस समय सेलुलर जेल में ही थे। आज तक जिस माफीनामा के नाम पर इतनी कंट्रोवर्सी की जा रही है, वो सिर्फ एक साधारण सी याचिका थी, जिसे फाइल करना राजनीतिक कैदियों का कानूनी विधान था। इस याचिका का भी एक फिक्स फॉर्मेट था, जिसमें केवल नाम और कुछ जरूरी जानकारी ही लिखनी होती थी। और इससे पहले कई अन्य राजनीतिक नेताओं ने भी ऐसी दया याचिका दी हुई थी और उनकी मंजूर भी हुई थी। सावरकर को पता था कि उनका लक्ष्य जेल से बाहर आए बिना पूरा नहीं हो सकता। सन 1911 से 1917 तक इन्होंने मर्सी पिटीशन की 6 याचिकाएं दी। इस दौरान विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था। तब अंग्रेजों पर दबाव बना और 10 साल काला पानी की सजा काटने के बाद 1917 में इनको और इनके बड़े भाई गणेश को छोड़ दिया जाता है। लेकिन अंग्रेज सरकार इनसे इतनी डरती थी कि इन्होंने रत्नागिरी में ही इनको नजरबंद कर दिया। इसी दौरान इन्होंने अपनी बुक द हिंदुत्व भी लिखी। 6 जनवरी 1924 को बहुत ही शर्तों के साथ इनको छोड़ा गया। गांधी जी और सावरकर की विचारधाराएं एकदम विपरीत थी, लेकिन सब सावरकर को बहुत मानते थे क्योंकि वो एक सच्चे देश प्रेमी और कुशल नेता थे। उनसे प्रभावित हुए बिना कोई रह नहीं पाता था। गांधी जी ने भी माना था कि सावरकर मुझसे पहले अंग्रेजों के षड्यंत्र को समझ गए थे। अत्रे जो बहुत बड़े इतिहासकार और देश प्रेमी थे, इन्होंने सावरकर को स्वातंत्र वीर नाम दिया, जो बाद में वीर नाम से प्रख्यात हो गया। सन 1940 को सुभाष चंद्र बोस सावरकर से मुंबई में मिले और भारत को स्वराज्य कैसे मिले इस पर 3 घंटे बात हुई। तब सावरकर ने इनको सलाह दी थी कि तुम विदेश जाके सेना का निर्माण करो, और सुभाष ने सावरकर से प्रेरित होकर आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि तीनों सेनाओं ने विद्रोह कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। अंग्रेजों के प्रधानमंत्री क्लीमेंट टेटली ने भी माना था कि अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो शायद हम भारत छोड़ के नहीं जाते। सावरकर ने अपनी कलम से स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी और अपने किताबों के माध्यम से जनता को जगाते रहे। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद गोवा मुक्ति की आवाज सबसे पहले सावरकर ने उठाई थी। इन्होंने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का चिंतन किया और अस्पृश्यता आदि कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। ये इनकी दूरदर्शिता का ही प्रमाण था कि 10 साल पहले ही सावरकर ने भांप लिया था कि चीन भारत पर आक्रमण करेगा। सर्वप्रथम वीर सावरकर ने राष्ट्र ध्वज तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का सुझाव दिया, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने माना भी।
भी। क्या आप जानते हैं भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज सावरकर ने ही बनाया था, जिसे 22 अगस्त 1907 में जर्मनी में मैडम कामा ने फहराया था। इतनी उपलब्धियों के बावजूद इनका नाम गांधी जी की हत्या में भी घसीटा गया, क्योंकि गोडसे सावरकर के अनुयायी थे। लेकिन कोई सबूत न मिलने पर इनको छोड़ दिया गया। बाद में स्वतंत्र भारत की सरकार ने इनसे झूठा मुकदमा दायर करने के लिए माफी भी मांगी। सन 1966 आते आते ये बीमार रहने लगे। इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी। तब ये आत्मअर्पण का उपवास करते हैं, फास्ट अंटिल डेथ। और 26 जनवरी 1966 को मुंबई में ये महानायक हमको छोड़ के चले गए। इनकी मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि के तौर पर इंदिरा गांधी ने भी डाक टिकट जारी किया था। इन्होंने आजीवन बहुत सी किताबें लिखी, बहुत से समाज सुधार के काम किए, पूरे जीवन सिर्फ देश हित के बारे में सोचा। इतने महान देश प्रेमी को हमने क्या दिया? सिर्फ शक और अपमान। बड़े ही दुख की बात है कि जिसने आजीवन देश के बारे में सोचा, 10 साल तक काला पानी की सजा काटी और बाहर आके भी मुश्किलों का, अपमान का सामना किया। क्या अपराध था उनका कि उन्होंने भारत को पुण्य भूमि माना और अपने देश से प्रेम किया? और हमने क्या किया? अपने नायकों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए। जब हम अपने निजी स्वार्थों से उठकर देखेंगे तब पता चलेगा कि इस अखंड भारत को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, क्या कुर्बानियां दी, क्या कुछ सहा। आपके क्या विचार हैं? आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप सब ने मुझे अंत तक सुना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।